आगे बढ़ते हुए इक्विलिब्रियम एनालिसिस में हम बता चुके हैं कि हमें क्या करना है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो पक्का उसके ऊपर कुछ फोर्सेस आ रहे हैं और कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा नहीं, और वो इक्विलिब्रियम में, और रिजल्टेंट ऑफ ऑल दोस फोर्सेस इज 0। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है उसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस आ रहे हैं, सारा फोर्सेस के बारे में सारा कुछ जानकारी हासिल करना ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। सारा जानकारी मतलब हमें पता ये करना है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसके ऊपर कितने ठो फोर्स आ रहे हैं, हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ये चीजें पता करना है। अब इसी काम में पहला स्टेप हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको हम लोग पॉपुलरली FBD कहते हैं। क्या ये? इट इज द आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम where all external forces acting on the body are shown with proper direction and point of application। आप लोग न्यूटन्स लॉ आपके स्कूल में है तो पढ़ोगे ही पक्का, बट मेरा न्यूटन्स लॉ आपकी न्यूटन्स लॉ से काफी अलग होगा। वो जो भी अलग होगा उसको जानने के लिए आपको ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इट इज द आइसोलेटेड बॉडी डायग्राम, कोई बॉडी को आइसोलेट करना है। हम जानते हैं कि बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा होता है नॉन कॉन्टैक्ट और फील्ड फोर्स, है ना। और फील्ड फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होता है, फोर्स बिटवीन चार्जेस होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब हम लोग खाली ग्रेविटेशनल फोर्स को ले रहे हैं क्योंकि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं चल रहा। तो अभी हमारा फील्ड फोर्स के हिसाब से हर एक बॉडी के ऊपर क्या फोर्स मिलेगा, वेट ऑफ द बॉडी, कुछ चीजें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, बाकी कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स हम देखें कि जब भी 2 बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट में रहते हैं, अगर उनका सरफेस स्मूथ है, दे एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑन टू ईच अदर, नहीं, and that force is again perpendicular to their surfaces of contact. These forces are called normal reaction forces. Previous classes में हम लोग देख चुके हैं। Well, so it is an isolated body diagram where all external forces, हम internal forces को नहीं दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि internal forces के चलते, internal forces तो ऐसे ही 0 होते हैं। Internal forces always occur in pair and net internal force on a body is 0। तो इसमें क्या दिखाते हैं? एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा एक्सटर्नल फोर्स? एक्टिंग ऑन दी बॉडी। बॉडी किसके ऊपर क्या फोर्स दे रहा है हमें दिखाने की कोई जरूरत नहीं, उसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा है। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसके ऊपर जितने फोर्सेस आ रहे हैं सारे का रिजल्टेंट 0 है। बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं, आर यू गेटिंग? ये किसके ऊपर क्या दे रहा है उसको हमको कोई मतलब नहीं है। कैसे दिखाना है? विथ प्रॉपर डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल। सपोजिंग हम लोग लास्ट क्लास यहाँ पे छोड़े थे। सपोजिंग हम कहेंगे कि हियर इज ए स्फीयर which is now trapped between a vertical wall and an inclined plane। Suppose ये क्वेश्चन भी हम लोग लास्ट क्लास देखे थे। And this inclined plane is making some angle here, I don't know how much it is, say it is 30 degree or 60 degree। अब ये स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम करना चाहता हूँ, मतलब आई वांट टू मेक इट फ्री फ्रॉम ऑल कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, स्फीयर को फ्री करते हैं। लेट अस मेक द स्फीयर फ्री फ्रॉम दिस कॉन्टैक्ट्स एंड आई वांट टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। लेकिन ये पहले लटका हुआ था, अभी तो ये गिरेगा, है कि नहीं? ये क्यों लटका हुआ था? क्योंकि जो वाल है, ये वाल, सॉरी
ये वॉल इसको पुश कर रहा था कि पुल कर रहा था? पुश कर रहा था। तो वॉल इज एक्सर्टिंग ए फोर्स, और आप जानते हो कि दैट फोर्स हैज टू बी नॉर्मल टू द सरफेस। तो वॉल इसको ऐसे पुश कर रहा था। व्हेन इट इज नॉर्मल टू द सरफेस, यू अंडरस्टैंड द फोर्स विल आल्सो पास थ्रू द सेंटर। ये छोटा बड़ा जानकारी तो आपके पास होना चाहिए, है कि नहीं? इफ यू एक्सटेंड इट विल पास थ्रू द सेंटर, है कि नहीं? और क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये इंक्लाइंड प्लेन, ये भी पुश कर रहा है, ये भी कुछ ऐसे पुश कर रहा है, नॉर्मल टू द सरफेस। और क्या है? और क्या है? इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है जो वेट है। समझ में आया? चलो हम नाम देते हैं इस फोर्स को F1, ये फोर्स को F2, ये फोर्स को F3, और ये W है। यू अंडरस्टैंड द वेट ऑफ दिस ब्लॉक। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है। आई हैव शोन देयर आर 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। तुम लोगों का वो जो एनएसजी जो देते हो, छोटे मोटे ओलंपियाड वगैरह देते हो, उसमें फ्री बॉडी डायग्राम पूछेंगे इसमें हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग। तो आपको देखना है कि फोर्सेस आर ऑफ 2 टाइप्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जितने जहां जहां वो कॉन्टैक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, वहां पर कॉन्टैक्ट फोर्स आ रहा है, नहीं? और जहां भी टच कर रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स आ रहा है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। तो अब ये फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें हमें दिखा रहा था ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी बॉडी दिखा दिए विथ प्रॉपर डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा, ये पॉइंट में एक फोर्स आ रहा है दिखा दिए, ये पॉइंट में एक फोर्स आ रहा है दिखा दिए, लेकिन डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन के बारे में क्या कहना है? ये तो वर्टिकल डाउनवर्ड है, और ये हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये कुछ टेढ़ा है। कितना टेढ़ा है जानना जरूरी है। इसके लिए हमें बताना पड़ेगा व्हाट इज दिस एंगल, तब जाके ये फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट होगा। समझ में? क्या एंगल होगा? यस, यू स्मार्ट, यू नो। नॉर्मल टू दिस पॉइंट इज इक्वल टू दिस इज 30 डिग्री, सो यू इट इज 30 डिग्री। तो ये हो गया कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। समझ में? Yes, sir. बढ़िया। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द स्फीयर। तो ऐसा कोई भी केस दिया रहेगा तो थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल आइडिया लगा के आपको फ्री बॉडी डायग्राम करने की जरूरत पड़ता है। ठीक है? लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। सपोज आई से हियर इज ए वॉल एंड हियर इज ए स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम द वॉल। हाउ? बाय ए थ्रेड। इसको ऐसे बांध दिए, ऑब्वियसली ये इसे फंसा हुआ है, कहाँ जाएगा बेचारा। अब हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम करना है। किसका फ्री बॉडी डायग्राम? वी वांट टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द स्फीयर। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट? 3 फोर्सेस, 2 कॉन्टैक्ट फोर्स है। कौन कौन है? एक है रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल, और एक थ्रेड पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? पुल कर रहा है। थ्रेड ऑलवेज पुल्स, थ्रेड कैन नॉट पुश एनीथिंग। तो अब हुआ क्या कि अगर ये एंगल हमें यहाँ पे दिया गया है 30 डिग्री सपोज, तो हम कहेंगे दिस थ्रेड इज पुलिंग दिस इन दिस डायरेक्शन, एंड व्हाटएवर फोर्स इट इज पुलिंग दैट यू कॉल टेंशन, एंड इट इज नॉर्मल टू द सरफेस। अच्छा, हियर इज ए फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बिकॉज दिस वॉल इज पुशिंग दिस। हम फ्री करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसको वॉल की कांटेक्ट से निकाल देंगे, इधर आ जाएगा। अब नहीं आ रहा है मतलब वॉल पुश कर रहा है, तो इट हैज टू बी नॉर्मल टू द सरफेस। तो आप कहोगे ये नॉर्मल टू द सरफेस हुआ। थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं। अच्छा, ये हो गया आपका पुशिंग फोर्स ऑफ द वॉल। और क्या है? एक वेट है। तो 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। एक वेट है, यहाँ पर एक फोर्स है। अभी अगर हमें ये करना है कि ये फ्री बॉडी डायग्राम को कंप्लीट करना है, तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय द थ्रेड, क्योंकि ये दोनों तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा ये एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट। क्या क्या निकालना था? मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। डायरेक्शन पता चल गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता चल गया, लेकिन अभी हमें मालूम नहीं कि फोर्स है कितना, नहीं ये टेंशन है कितना मालूम नहीं, वो भी पता कर लेंगे। मैग्नीट्यूड फ्रॉम दिस डाटा, ये फिगर देख के हम पता कर लेंगे टी का वैल्यू कितना है और ये एफ का वैल्यू कितना है, वो सारे हम कर लेंगे। ठीक है, तो सब्र करो थोड़ा, पहले हम इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। सपोजिंग हम कहेंगे कि हियर इज ए सिलेंडर, हियर इज ए सिलेंडर केप्ट हियर एंड दिस इज अनदर सिलेंडर। हाँ, अब सिलेंडर कैसे दिखेगा? ऐसे दिख रहा?
मैं बोलूंगा ये पेंसिल है, सही है कि गलत है? सही है। तुम हरदम पेंसिल को ऐसे ही देखते हो क्या? मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ये पेंसिल है कि नहीं? वो अपने दिमाग में पेंसिल मतलब लंबा सा है, लंबा सा दिख रहा है, ऐसे निकला है ऐसे। तो ये चलो, ये हुआ एक सिलेंडर, ठीक है। और क्या हुआ कि इसके ऊपर और एक सिलेंडर रखा, सिलेंडर पे सिलेंडर, तीनों सिमिलर सिलेंडर है। और इनको क्या किया गया है, मान लो कि हम ऐसे फांस दिए, लेट मी डू इट। तो हुआ यूं है, मैं इसको ऐसा एक बनाया, ठीक है, फिर मैं ऐसा बनाया, फिर मैं ऐसा बनाया, इतना बड़ा क्यों बनाया? हाँ देखो देखो देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चारों तरफ से पकड़ लूंगा ना, ये हो गया। आ रहा है समझ में? इसको किसी एक ट्रे के अंदर फंसा दिए, ठीक है। और ये जो चीज है, चलो हम कहेंगे कि तीनों सिलेंडर सिमिलर सिलेंडर है, तीनों सिमिलर सिलेंडर है। आई वांट टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए का फ्री बॉडी डायग्राम करना है। क्या बता सकते हो किसी को? चलिए आपको नहीं ही करने से कंसेप्ट निकल जाएगा ना, इंस्टेंटली चीजें समझ में आ जाएंगी। बट योर स्टेट ऑफ माइंड वाज नॉट टू रजिस्टर इट। समझ जाओगे, भूल जाओ, है ना। तो हुआ यूं कि ये सिलेंडर का हमें फ्री बॉडी डायग्राम करना था, तो मैं इसको लेके आया। चिन्मय दत्ता बताएगा कि इसके ऊपर कितने टू फोर्स आ रहे हैं? 3 फोर्स आ रहे हैं, नहीं? अच्छा, तो पहला फोर्स तो मैं बता देता हूं। एक फोर्स ये है जो इधर से आ रहा है, से दिस फोर्स इज F। एक दूसरा फोर्स इधर से आ रहा होगा। अगर आप इंटेलिजेंट हो तो पता चल जाएगा कि दूसरा वाला भी F ही होगा फ्रॉम दिस सिमेट्री। क्या बात समझ में आ रहा है? दूसरा वाला F भी होगा। जिनको नहीं समझ में आएगा वो F1 F2 करेंगे, F1 को भी निकालेंगे, F2 भी निकालेंगे, बाद में देखेंगे अरे दोनों बराबर था, ठीक नहीं? जो इंटेलिजेंट है उनको पता है कि एक निकल गया तो ये भी वही होगा। सिमेट्री से पता चल रहा है कि ये भी F ही होगा। इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा एक वेट है, दैट वेट मस्ट बी एक्टिंग डाउनवर्ड्स। क्या ये फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हुआ? नहीं। अब ये टेढ़े टेढ़े फोर्स का कितना टेढ़ापन है बताना जरूरी है। यू हैव टू टेल हाउ मच टेढ़ा दे आर। समझ में आया क्या? अब बताना है आपको व्हाट इज दिस एंगल, तब जाके फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ, अब दिमाग लगाओ, छोटा सा ज्योमेट्री है, सिमिलर सिलेंडर है। सोचो सोचो सोचो। हम जानते हैं कि नॉर्मल टू दिस पॉइंट विल पास थ्रू द सेंटर, है कि नहीं? इसका मतलब एंड ये अगर इसके ऊपर नॉर्मल हुआ तो ये भी इसके ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देगा कि नहीं देगा? तो दैट विल आल्सो पासिंग थ्रू द सेंटर, इक्वल एंड अपोजिट है। मतलब जो फोर्स आप ड्रॉ करने जा रहे हो, एक्शन एंड रिएक्शन, आर नॉट दे एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन? यस, ये इसके ऊपर हो, इसके ऊपर। सिमिलरली आर नॉट दे एक्टिंग लाइक दिस? यस। हाँ, एंगल क्या बन गया? 60 डिग्री। ये डिस्कवर करना जरूरी है बिफोर सॉल्विंग व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। समझ में आया क्या? मस्ट बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट इज द एंगल इट इज मेकिंग। तभी जाके आप कहोगे हाँ, हम नंबर ऑफ फोर्सेस, देयर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड देयर डायरेक्शन आई हैव ऑलरेडी शोन। उसके बाद अगर ये कर पाए तो मैग्नीट्यूड निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। मैग्नीट्यूड निकालना काफी आसान है, मैथमेटिकल है, उसमें और ज्यादा दिमाग नहीं चाहिए। मैथमेटिक्स में दिमाग नहीं लगता ना, दिमाग तो फिजिक्स में लगता है समझने में, ठीक है? ये बात है। लेकिन बहुत ज्यादा कॉस्टली मैथमेटिक्स दिमाग होता है, मालूम है? मालूम है क्या? दिमाग ज्यादा नहीं लगता लेकिन बहुत कॉस्टली होता है मैथमेटिशियन का दिमाग। कम से कम 10,000 मैथमेटिशियन का सर फोड़ोगे तो किसी में थोड़ा सा मिलता है, इसलिए कॉस्टली हो जाता है। सब में मिलता नहीं है। फिजिक्स वालों का भर भर के मिलता है। थोड़ा सा खोपड़ी खोलोगे अंदर दिमाग भरा हुआ है।
मैथमेटिक्स में दिमाग लगता नहीं है, होता नहीं है उनके पास। 10,000 मैथमेटिशियन का सर फोड़ेंगे तो किसी में थोड़ा सा दिमाग निकल जाता है, इसलिए कॉस्टली होता है। रेयरली अवेलेबल थिंग्स, वो लोग फॉर्मूले पे चलते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 जानते हैं, क्यों 1 हुआ कोई सोचता ही नहीं, होता है ऐसा। नहीं है, उसका भी लॉजिक है, लेकिन जानने की कोई जरूरत नहीं पड़ता, ऐसे होने से ऐसे होगा, वैसे होने से वैसे होगा। एनीवे, क्या आपको ये समझ में आया? क्या मैं दूसरा क्वेश्चन दूंगा और आप मुझे बताओगे कि हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग। मैं आपको एक दूसरा केस देता हूं। हियर इज ए वॉल, फाइन, ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है। इसके अंदर फंसा हुआ है एक सिलेंडर, ये फंस गया। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिलेंडर। ए का फ्री बॉडी डायग्राम करना है। हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट? 4 है ना। फिर ड्रॉ करो फ्री बॉडी डायग्राम, बहुत आसान है। ले आओ फ्री बॉडी डायग्राम। ड्रॉ करने के लिए इसको उठा के इसका फ्री बॉडी डायग्राम करना है तो 4 फोर्स है एट एवरी कॉन्टैक्ट पॉइंट। यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, है ना। यहाँ पर जो फोर्स होगा दैट हैज टू बी नॉर्मल टू द सरफेस। लेकिन कोई एक पॉइंट है, एक पॉइंट को परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करोगे? कोई लाइन को परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, इस पॉइंट को परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है? लेकिन हमें ये मालूम है कि ये वॉल इसके ऊपर जितना फोर्स देगा ये उसके ऊपर उतनी ही फोर्स देगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देंगे। ये वॉल के ऊपर जो फोर्स देगा वो पुश करेगा इसको, तो वॉल भी उसको इधर को पुश कर रहा होगा। इससे पता चला कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इज इन दिस डायरेक्शन। कैसे? ऐसे। और नीचे ऐसे। और अगर ये स्टेप नहीं होता, ये फिसल जाता, मतलब ये भी पुश करके रखा है। एंड वेयर द वेट इज एक्टिंग एट द सेंटर। दिखाना सेंटर में, अपनी मर्जी से कहीं भी मत दिखा देना। ये सो दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम। समझ में आया क्या? अगर कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम बन गया तो उससे आप निकाल सकते हो हाउ विल बी द मैग्नीट्यूड, हर एक का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। आगे और एक तो दिखाते हैं। लेट मी मेक ए सिंपल चेंज इन दिस। अब हुआ यूं है कि यहाँ पर कोई एक वॉल है, यहाँ पर एक वॉल है ऐसा, ठीक है। और वहां पर, यहाँ पर दूसरा एक फ्लोर है ऐसा, और यहाँ पर ये कोई एक छोटा सा पतला सा बार है। ये जो बार है ये कुछ फंसा है ऐसे। मैं इसको कैसे रखा हूँ? ऐसे रखा हूँ। हाँ, फिसल जाएगा, पक्का फिसल जाएगा। सही। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसका लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे एक थ्रेड लगा के इसके साथ बांध दिया। समझ में? अब मुझे फ्री बॉडी डायग्राम करना है किसी का, ए बी का फ्री बॉडी डायग्राम करना है। हाउ मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग एंड हाउ दे आर एक्टिंग। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुआ अभी। मान लो कि एंगल दिया है समथिंग लाइक 60 डिग्री। तो चलिए ड्रॉ करते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। 4 फोर्सेस आर एक्टिंग। समझ में आ रहा है? 4 फोर्सेस आर एक्टिंग। देखना ये है कि जो फोर्सेस है दे आर एक्टिंग एट प्रॉपर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इन प्रॉपर डायरेक्शन। अगर वो बन गया उसके बाद हम मैग्नीट्यूड आसानी से निकाल सकते हैं। बड़ा खूंखार चीज बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को। 11th क्लास का मिड में ये सब स्टार्ट होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इतना बता देने से आपका आइडिया क्लियर रहेगा। ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं बनाएंगे, लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल चीजों को ले लेंगे। चलिए, 4 forces are acting. Obviously there must be a force acting somewhere here. समय की कमी है तो मैं कहूँ कि यहाँ पे तो एक फोर्स तो आ रहा होगा। बढ़िया। और ये थ्रेड इसको पुल कर रहा है,
तो यहाँ पे भी एक फोर्स आ रहा होगा, और ये जो वेट है वो मिड पॉइंट से आ रहा होगा, यहाँ पे भी एक फोर्स आ रहा है, बाकी रह गया फोर्स यहाँ वाला इस पॉइंट में। वो फोर्स कैसे होगा? नॉर्मल टू द सरफेस, मतलब ध्यान रखना है कि ये फोर्स कुछ ऐसा होगा। देख लो डिफरेंस, पहला केस में ये कैसा था, ऐसे था, बिकॉज दिस वाज सॉफ्टर, जबकि दूसरे केस में इसी को क्वेश्चन में पूछते हैं कुछ एग्जाम्स में, इसमें क्या हुआ, ये ऐसा हो गया। तो दी जाए तो फोर फोर्सेस एक्टिंग, लेकिन ऊपर वाला फोर्स टेढ़ा है, टेढ़ा है तो फिर कितना टेढ़ा है बताना पड़ेगा। प्रीवियस केस में बताने की जरूरत नहीं था, बिकॉज ऑल फोर्सेस में राइडर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, बट नाउ ये टेढ़ा है तो कितना टेढ़ा है बताना पड़ेगा। ये कितना टेढ़ा है, 30। हाँ देखो ये ऐसा है तो इसके साथ अगर ऐसे रहेगा तो ये ऑब्वियसली एंगल होगा 30 डिग्री। क्या सबको समझ में आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन फॉर यू टू थिंक। हमारे पास, चलो मानते हैं कि ऐसा है, हमारे पास एक सिलेंडर है, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम चलेंगे ना, मैग्नीट्यूड भी निकालना है और भी सारे कंसेप्ट देखने हैं। ये एक सिलेंडर है, ये सब क्वेश्चन में नहीं करवाता, तुम लोग अच्छे बच्चे हो इसलिए बोल के करवा रहे हैं, तो चलो अच्छाई का फायदा उठाते हैं। हाउ इट इज डिपेंड्स अपॉन हु इज सिटिंग। हाँ, तो अब इसके अंदर ये एक सिलेंडर है, अब ये सिलेंडर में हुआ यूं है कि इसके अंदर, सॉरी ये एक हॉलो सिलेंडर है। टेढ़ा दिख रहा है? Yes, sir. ओह टेढ़ा है, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत टेढ़ा है। अब हुआ, ये कंटेनर है, इसके अंदर दो सिलेंडर और दो स्पीयर रखे हुए हैं। चलो मानते हैं कि ये एक स्पीयर है ऐसा, और एक दूसरा स्पीयर है ऐसा, ठीक है। अब हुआ, अंडरस्टूड? नाउ दिया कि है हर सिलेंडर का रेडियस है r, दे आर सिमिलर सिलेंडर्स, जबकि इसका बेस है 3r। समझ में? आपको ड्रॉ करना है फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, समझ में आया? फ्री बॉडी डायग्राम ए का ड्रॉ करना है, दोनों सिमिलर सिलेंडर है और ये इसका भी रेडियस आर ही है, इसका भी रेडियस आर ही है, और आपको पता करना है कि फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए कैसे होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ आज की क्लास में, कैजुअल मत हो, बी सीरियस, क्योंकि इसके बाद जो चीजें मैं बोलने जा रहा हूँ दे आर रियली वेरी सीरियसली इंपॉर्टेंट। गड़बड़ हो गया तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, और ये साइंस है। डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग बिकॉज आई एम सेइंग, ट्राई टू फील, मेक आर्गुमेंट्स, अंडरस्टैंड, रियलाइज एंड देन एक्सेप्ट। मैं बोल रहा हूँ बोल के याद रखोगे नहीं होता है, ये बहुत गंदी वे ऑफ एजुकेशन होता है कि मैं बोलता हूँ होगा ऐसे, ऐसा नहीं होता। साइंस है, हर वाई का आंसर मैं पहले भी बता चुका हूँ, दिस इज आंसर फॉर एवरी वाई। साल भर में आपको कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं दूंगा कि याद रखो ऐसा होता है, अनलेस अनटिल ये लॉ मंस अप्रूव नहीं कर सकते। एवरी मास अट्रैक्ट्स एवरी अदर मास, व्हाई? नो वन नोज। नहीं, ऐसा कोई स्टेटमेंट में जबरदस्ती आपके ऊपर नहीं थोपूंगा। देखो मैं गीता पे हाथ रख के बोल रहा हूँ ये होता है, तुम भी याद रखो, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। या फिर तुम पूछोगे सर क्यों होता है, हम बोलेंगे नहीं हमारे सर बोले थे, उनको उनके सर बोले थे, उनको उनके सर बोले थे, इसलिए हम भी बोल रहे हैं। हो गया? कंप्लीटेड। तेरा भी हो गया? एसपी कर रहा है, एसपी मतलब श्रेयस प्रधान है उसका। उसका नाम, पूरा नाम श्रेयस कुमार तो जानते हैं, बैचलर है। हाँ,
हो गया? चलिए अब मैं करता हूं। SP, SS, CD ने ऐसे सब हमारे अच्छे अच्छे बच्चे। देवज्योति है, DVD नायक। अच्छा ठीक है, चलो चलिए शुरू करते हैं। एक आप थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस स्फीयर, आई ब्रिंग इट हियर। ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि देयर इज ए फोर्स, ये इसको पुश कर रहा है, दैट फोर्स मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन and that must be passing through the center. In addition to that, there must be a weight. और क्या है? और ये वॉल इसको पुल कर रहा है कि पुश कर रहा है? पुश कर रहा है। तो ये अब इन दोनों का डायरेक्शन क्या बताएं? तो दिख रहा है हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स लेफ्ट, ये डाउनवर्ड। ये कुछ टेढ़ा है, तो ये टेढ़ा कितना टेढ़ा बताना पड़ेगा? 60 डिग्री। जी चलिए देखते हैं। ये जो फोर्स देगा यहाँ पे, क्या वो फोर्स सेंटर देके जाएगा? हाँ जाएगा। दैट मींस दैट फोर्स विल बी अलोंग दिस लाइन। नहीं? अच्छा, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, सोचो तो आपका ये डिस्टेंस कितना है? R। ये R मतलब ये कितना हुआ? ये पूरा 3R है ना, तो ये हुआ R। और ये कितना हुआ? ये भी R, ये भी R, 2R। ये एंगल हो गया थीटा। तो आप कहोगे cos थीटा कितना है? R/2R। You clearly see cos थीटा is R/2R, तो it is 1/2। तो थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। क्या बात समझ में आया? So you have to find from the given data how to get the angles। अगर वो मिल गया तभी आप कर लोगे। थीटा इज 60 डिग्री। क्या सबको समझ में आया? समझ में आया? ठीक, ये समझ गए। तो कोई भी बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर कितने तो फोर्स आ रहे हैं, कहाँ पर आ रहे हैं, किस किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, वो पता चल गया। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स। एक मेथड में आप लोगों को बताऊंगा, बाकी आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा क्योंकि वेक्टर में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो आप लोग। दूसरा वाला है मेथड ऑफ मोमेंट्स, जो अभी तक नहीं पढ़ा, हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ ए फोर्स। ठीक है, वो सब बताने के बाद भी उसको भी यूज करके बता देंगे। ठीक है, तो क्या आपको याद है कि कोई एक ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसको हम लोग यूज करेंगे। अगर ये एक ट्रायंगल है भैया, मान लो कि हम कहेंगे कि ये कोई एक ट्रायंगल है ऐसा, मान लो ये एंगल थीटा है, ये A है, ये B है, ये C है। क्या आपको मालूम है कि एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल क्या होता था? हाफ AB इंटू AC था कि नहीं? था ना? अच्छा, अगर ये एंगल अल्फा है तो एरिया को कुछ दूसरे तरीके से तो लिख सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? एरिया को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे एरिया को? इट इज हाफ AC इंटू BC इंटू साइन अल्फा। समझ में आ रहा है? हाँ, अब दोनों को इक्वेट करते हैं, ये और ये तो दोनों बराबर है क्योंकि एरिया कैन बी फाउंड दिस वे। क्या सबको याद है कहाँ से आ रहा है? अरे ये लेंथ, ये हाइट कितना था? ये जो हाइट है वो क्या है? ये अगर AB है तो ये हाइट हो जाता है AB sin थीटा, क्योंकि दिस बाई दिस इज sin थीटा, दिस इज AB sin थीटा। हाफ AC इंटू AB sin थीटा, हाफ बेस इंटू हाइट, वही तो मिल रहा है एरिया। हम लोग किए क्लास में इसको। अगर इन दोनों को आप कंपेयर करते तो हाफ हाफ को खा गया। क्या मिला? AB इंटू AC इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू AC इंटू BC इंटू साइन अल्फा। अब AC को खा गया, मिला AB बाई साइन अल्फा, AB साइन अल्फा इज इक्वल टू BC बाई साइन। क्या बात समझ में आ रहा है?
AB by sin alpha is equal to BC by sin theta, and that must be equal to AC by, अगर ये एंगल गामा है तो साइन गामा। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ये हमें मिल गया स्टेटमेंट, एक आइडेंटिटी यहाँ पे मिला कि ऐसा होता है फॉर एनी ट्रायंगल। क्या बात समझ में आया? इसको कहते हैं लैमिस थ्योरम। माँ बाप अजीब गरीब नाम रख देते हैं, वो क्या कहते हैं? लामी, तुम्हारा नाम लामी है पहले से। चलो गंदी चीज नहीं बोलेंगे वीडियो पे, नहीं फिर मुझे काट के एडिट करना पड़ता है। बोल दिया वीडियो, क्या लोग सोचेंगे मेरे बारे में। एक गौरव, तो दरवाजा थोड़ा ठीक से बंद कर दो। ठीक से बंद कर रहा है क्या? नाप के बंद कर रहा है? पूछ करेगा बंद होगा। आजा। अच्छा ठीक। क्या ये बात समझ में आया? ये जो चीज समझ में आया, इसको और एक स्टेप आगे बढ़ाएंगे। सपोज इफ F1, F2, F3 acting on a body keep it in equilibrium, keep it in equilibrium। मैं एक केस दिखा रहा हूँ, एक बॉडी है, इसके ऊपर कुछ फोर्स आ रहा है F1, एक फोर्स आ रहा है F2 और एक तीसरा फोर्स आ रहा है F3। सपोज ऐसे तीन फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आ रहे हैं और इक्विलिब्रियम में है। तो सपोज ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है और ये एंगल गामा है। देन क्या क्या हम जानते हैं? पहला हम जानते हैं कि वेक्टर सम ऑफ ऑल दोज फोर्सेस इज इक्वल टू 0। दूसरा हम जानते हैं कि ये सारा वेक्टर को अगर हम ऑर्डर में लेंगे तो क्लोज बन जाएगा। तो 3 है तो ट्रायंगल बनेगा। तो आप कहोगे कि ये हो गया F1, है ना, और फिर उसके साथ ले लेंगे F2 को, F1 ले लिए और फिर उसके बाद F2 को ले लेंगे, है ना, ये हो गया F2 और फिर ले लिए F3। तो क्या हो गया? ये क्लोज पॉलीगन बन गया। F1, F2, F3 मिलके क्लोज पॉलीगन करेंगे। ये भी समझ में आ रहा है? और ये जो F2 था और ये जो F3 था, F2 और F3 के बीच में जो एंगल था कितना था? अबे 120 कहाँ लिखा है? अल्फा बीटा गामा लिखा है। ये लो, वो बताए थे ना, गुलर मारे बनाएंगे चिड़िया मारेंगे, बताए नहीं बताए थे? बदलते नहीं है कुछ लोग, वो जो सोच ले दिमाग में एक बार रह गया उनका दिमाग। 120 ठीक है, देखा 120। एक लड़का को बचपन से ये बुरी आदत था, जैसे बात बोलने लगा कोई पापा मामा बोलता है वो एक ही चीज बोलता था, क्या? गुलर बनाएंगे चिड़िया मारेंगे। क्या बोलता था? गुलेर बनाएंगे, गुलेर समझते ना, कटापट बनाएंगे चिड़िया मारेंगे। माँ बाप परेशान, खाना खाएगा बेटा? गुलेर बनाएंगे चिड़िया मारेंगे। कुछ भी पूछो एक ही रिप्लाई था, माँ बाप परेशान। पहले तो खुश हुए कि बोलने लगा है, लेकिन बाद में देखिए यही बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग वो जो कांटा लग गया एक ही चीज में घूम रहे हो। फिर वो लोग काफी रईस थे, है ना, पूरा इंटरनेशनली वो एडवर्टाइज की कि जो मेरा बेटा को ठीक कर देगा, जितना खर्चा जाएगा दे देंगे। तो यूएस से कोई डॉक्टर बोला कि मैं कर दूंगा लेकिन मेरे को 10 साल लगेगा। भेज दिए उसको, उसके पास बहुत पैसा खर्चा हुआ। 10 साल के बाद लड़का वापस आया, तब तक काफी जवान हो गया था, 20-22 साल का हो गया था, है ना, काफी बड़ा हो गया था। तो जैसे अजीबोगरीब बीमारी है, जो कोई वापस आएगा तो जर्नलिस्ट पहुंच जाते हैं ना, क्या हुआ देखने के लिए, देखिए देखिए आ रहा है, इतने दिन के बाद गया, ये बीमारी था, ये बीमारी था, ऐसे करके दिखाते हैं ना, जर्नलिस्ट सब पहुंच गए वहाँ पर। बोले आइए सर आइए, आप कैसे है ना? मैं बहुत अच्छा हूँ। लड़का बोल रहा, माँ बाप खुश हो रहे, बेटा बोला मैं बहुत अच्छा हूँ, पहले बोलता था गुलर बनाएंगे चिड़िया मारेंगे, है ना। फिर बोले कि जर्नलिस्ट लोग तो ऐसे उल्टा पुल्टा पूछते हैं, आपका अमेरिका कैसा रहा? नहीं बहुत बढ़िया था। अच्छा बड़े होके क्या बनना चाहोगे? वो लोग तो ऐसे ही पूछते हैं ना। नहीं बड़े होके डॉक्टर बनना चाहता हूँ, एक डॉक्टर मेरा जिंदगी संवार दिया, मेरे को इतना अच्छा कर दिया, तो मैं डॉक्टर बनना चाहूँगा।
और सेवा करना चाहूँगा। कैसे सेवा करोगे? नहीं, मैं किसी रूरल एरिया में जाऊँगा जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, जिनके पे मेरे माँ बाप के पास पैसा था वो मेरे को यूएस भेज के करवा दी, मैं उनको वहीं पे जाके डायरेक्टली सेवा दूंगा। पैसा नहीं लूँगा? नहीं, पैसा नहीं लूँगा। फिर कैसे गुजारा करोगे? नहीं, मैं बोलूँगा सबको जो भी मेरे पास दिखाने के लिए आता है बीमारी, एक ट्यूब लेके आना, साइकिल ट्यूब। इतना सारा ट्यूब आप क्या करोगे? गुलर बनाएंगे, चिड़िया समझ रहे हो? बीमारी बरकरार है, थोड़ा पोस्टपोन हो गया। जैसे फिगर देखा 120, क्योंकि प्रीवियस क्लास में किए थे 120। अच्छा देखो, यहाँ पर F2 और F3 के बीच में एंगल है अल्फा। यहाँ पर ये F2 है, ये F3 है। F2 और F3 के बीच में यहाँ पर कौन सा एंगल है भाई? यहाँ पर आपको ये F2 का डायरेक्शन, वेक्टर में एंगल निकालने का तरीका मालूम है, हेड डायरेक्शन टू हेड डायरेक्शन, मतलब ये एंगल है अल्फा। तो ये एंगल कितना हुआ? 180 माइनस अल्फा है इसमें। अच्छा, और ये एंगल कितना है? ये एंगल F1 और F2 के बीच में एंगल F1 है, ये F2 है, एंगल है गामा। तो अब ये एंगल हो गया 180 माइनस गामा, और F1 और F3 के बीच में बीटा, ये एंगल है बीटा, ये एंगल है बीटा। थोड़ा ध्यान से देखो, कोई समझाता नहीं, बुक में भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, और कुछ बुक में मैं देखा कुछ ऑथर जो लिखे, लेकिन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड करके क्रॉस प्रोडक्ट करके क्या क्या दिमाग निकाल देंगे, है ना? ऐसे टीचर्स के पास पढ़े, देखो मेरा सारा बाल निकल गया, तुम लोगों का तो पूरा बरकरार है, क्योंकि मैं बढ़िया से पढ़ा रहा हूँ, कोई स्ट्रेस नहीं आ रहा है ना? तो ये एंगल कितना हो गया? 180 माइनस बीटा। और आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो वेक्टर F2 है उसका लेंथ इज F2 मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ इज F3, इसका लेंथ इज F1, लेंथ रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। Is not it a case similar to that of a triangle? AB by sin alpha is equal to BC by sin theta is equal to AC by sin beta, ऐसा था फॉर्मूला, sin गामा था कि नहीं फॉर्मूला? कीपिंग दैट इन माइंड हमें यहाँ पे मिल गया कि F2 by sin 180 माइनस बीटा है कि नहीं, is equal to F1 by sin 180 माइनस अल्फा is equal to F3 by sin 180 माइनस गामा। और आपको मालूम होना चाहिए कि sin अभी मालूम नहीं है, 180 माइनस थीटा का वैल्यू होता है सेम एज साइन थीटा, ठीक है? साइन 180 माइनस थीटा क्यों होता है? तो ट्रिग्नोमेट्री फिर ज्यादा दिमाग, हम लोग तो 90 डिग्री तक पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री, तो होता है, विश्वास रखो, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। आया समझ में? मेरी आदतें सुधार ले, क्या क्या बुरी आदतें रखते हैं। मुंह में डालो उंगली ठीक है भाई, थोड़ा कोई गाली करा नाक में भी डालना है, क्या क्या बुरी आदतें पालक रखते हैं। क्या ये चीजें समझ में आया सबको? अब इससे क्या कंक्लूजन मिला? दो चीज हम लोग देखे, if F1, F2, F3 acting on a body keep it in equilibrium, then this is 0 and the triangle is forming like this, and therefore आप कहोगे F1 by sin alpha equal to F2 by sin beta equal to F3 by sin gamma। समझ में आ गया? अगर कोई बॉडी के ऊपर तीन फोर्स आ रहे हैं भैया, ये ऐसा है, ये ऐसा है और तीसरा ऐसा है, ये मान लो F1 है, इसका अपोजिट में एंगल है अल्फा, ये F2 है, इसका अपोजिट में एंगल है बीटा, ये F3 है, इसका अपोजिट में एंगल है गामा, तो F1 बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन F2 एंड F3 साइन अल्फा। समझ में आ रहा है? F2 बाय साइन बीटा, F3 बाय साइन गामा, ये रिलेशन कायम होता है, इसी को कहते हैं लैमिस थ्योरम। क्योंकि हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं तो कुछ तरीका भी हमें मालूम होना चाहिए। आया समझ में? अब हो गया क्या? लिख दिए? लिख दी? नाउ वी आर स्ट्रेट वे अप्रोचिंग टुवर्ड्स हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड। हो गया नेसेसरी थ्योरी जो पढ़ना था। कोई भी वेक्टर किसी भी पोजीशन में रखा है तो हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, ठीक है? तो उसके ऊपर जितने सारे फोर्सेस आ रहे हैं, हर फोर्सेस का मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं। तो पहले दिखेंगे प्रॉपर्टीज।
कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम क्या रहेगा? अगर किसी बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स आ रहा है, कैन द बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम? नो, आ सकता है? नहीं। अगर दो फोर्स आ रहे हैं तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए दोनों फोर्स के बीच में? नहीं। चलो देखते हैं। नो नो, इफ यस ये सेम प्लेन में नहीं, और भी है। इफ टू फोर्सेस acting on a body if two forces acting on a body are body keep it in equilibrium if they are equal and opposite, वो तो सही है, इक्वल एंड अपोजिट। एक डंडा है, इसके ऊपर दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दिए, रेस्ट में रहेगा क्या? 10 न्यूटन दिए रहेगा? एंड दे मस्ट एक्ट अलोंग सेम लाइन। हाँ, तो बोले थे हम कब बोले थे लीनियर एक्सेलरेशन? हम बोले थे एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन भी जीरो होना चाहिए, लीनियर एक्सीलरेशन भी जीरो होना चाहिए, है कि नहीं? इक्विलिब्रियम के लिए इफ दे आर इक्वल एंड अपोजिट एंड act along same line, मतलब अगर ये दोनों फोर्स कुछ ऐसे एक्ट कर रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, लेकिन अगर ऐसे एक्ट कर रहे हैं तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्या बात समझ में आया? They must act along same line. Line of action must be same. ठीक है। दूसरा हुआ if three forces acting on a body keep it in equilibrium, then their line of actions must be parallel। बड़ा इंपोर्टेंट है, बड़ा इंपोर्टेंट है। इवन क्लास 11 में भी इसके ऊपर हाईलाइट नहीं करेंगे, लेकिन इसको लेके जो क्वेश्चन एमसीक्यू बन जाएगा, ओरल बन जाएगा, दूसरे तो उसको करते रह जाएंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट है, ठीक है। नॉट अवेलेबल इन योर 11th क्लास बुक ऑल्सो, ठीक है। If three forces acting on a body keep it in equilibrium, then their line of action must be parallel or concurrent। आप वाई पूछ सकते हो, आप जाए है ना? हाँ, खत्म करें तो समझाने दो, फिर बताते हैं। कुछ चीजों को समझाया जा सकता है, कुछ चीजों को दिखाया जा सकता है। हम मैथमेटिकली समझा सकते हैं, या फिर देखो ऐसे होता है, ऐसे भी दिखा सकते हैं। समझने के लिए जो बेस चाहिए वो बेस नहीं होगा तो कैसे समझाएंगे? नाउ यू डू नॉट नो हाउ टू फाइंड मोमेंट ऑफ ए फोर्स, ठीक है। क्या आप जानते हो मोमेंट ऑफ ए फोर्स क्या होता है? नहीं जानते। जब पढ़ेंगे तब बता देंगे ये कैसे हो रहा है, लॉजिकली क्यों हो रहा है। अब आपको फील करवा देंगे कि क्यों हो रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी क्या बोल रहा है? कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, जैसे ये डंडा रेस्ट में है और उसके ऊपर तीन फोर्स आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, तो उनको इक्वल एंड अपोजिट होने के साथ साथ सेम लाइन में होना जरूरी है। तीन फोर्स आ रहे हैं, तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई इसको पुश कर रहा है, यहाँ पर कोई इसको पुश कर रहा है, कोई इधर से पुश कर रहा है। हो सकता है कि रेस्ट में रहेगा, इधर से दो लोग ढकेल लेंगे, उधर से एक ढकेल रहा है, सुइटेबल मैग्नीट्यूड्स ले लेंगे तो ये रेस्ट में रह जाएगा, रहेगा ही नहीं रहेगा। तो व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, देयर लाइन ऑफ एक्शंस आर पैरेलल। इसका लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन, और देयर लाइन ऑफ एक्शंस आर पैरेलल। समझ में आया क्या? अगर पैरेलल नहीं है तो उनको कंकरेंट होना जरूरी है। कंकरेंट मींस सबका लाइन ऑफ एक्शन किसी कॉमन पॉइंट से पास कर रहा होगा। जैसे मैं बताऊं आपको, सपोज आप पहले फील करो कि ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन,
are parallel. But the converse is not true. अगर तीन फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आ रहे हैं और बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखें तो तीनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होंगे या फिर कंकरेंट होंगे। बट ऐसा मत कहना कि कोई भी तीन फोर्स जो एक दूसरे के साथ पैरेलल है बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखेंगे, ऐसा नहीं है। मान लो कि ये 5 न्यूटन का फोर्स है, ये 5 न्यूटन का है, ये 500 न्यूटन का है, रहेगा क्या? कोई भी तीन पैरेलल हो जाएंगे तो रहेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर है तो पैरेलल होंगे या फिर कंकरेंट होंगे। ये पैरेलल लाइन ऑफ एक्शन हुआ। दूसरा केस आप खुद ही फील करोगे। सपोज मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक टिपिकल केस लेता हूँ। हियर इज ए वॉल एंड फ्रॉम दिस वॉल सपोज ये एक कोई स्फीयर है जो इस वॉल से झूल रहा है। ठीक है, मैं आई ड्रॉ 3 डिफरेंट केसेस। ये हुआ एक, अबे बांधे के रुको, ये 3 है। पहला केस में इसको किसी एक थ्रेड से बांध लिया गया है और वो थ्रेड कुछ ऐसा लगा है। दूसरा केस में ऐसे लगा है। तीसरा केस में ऐसे लगा है। आपको क्या लग रहा है, which one is a correct figure? बीच वाला। ऐसे क्यों लगा तुमको? क्योंकि पहला वाला केस में क्या होगा, ये रहेगा ऐसे, ग्रुल करेगा, घूम जाएगा नहीं, और ये ग्रुल करेगा, ऐसे घूम जाएगा, रहेगा तो ऐसे रहेगा। फील हो रहा है ना? हम बाद में लॉजिकली प्रूव करेंगे। लेकिन अभी सोचो तो ये जो है इसके ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं, क्या क्या फोर्स आ रहे हैं इसके ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं, देखो तो एक फोर्स तो थ्रेड खींच रहा होगा और थ्रेड खींचेगा तो लंबी लेंथ खींचेगा। दूसरा ये वॉल पुश कर रहा होगा। तीसरा एक वेट है। आर दे पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट? देयर लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट। इस केस में थ्रेड खींच रहा है ऐसे, वेट खींच रहा है ऐसे, और ये पुश कर रहा है ऐसे। आर दे कंकरेंट? हाँ, ये दोनों तो जा रहे हैं लेकिन ये तो बाहर से जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? जबकि इस केस में आप देखोगे ये थ्रेड इधर को खींच रहा है, वेट ऐसा आ रहा है, और ये इसके ऊपर ऐसा फोर्स दे रहा है, एंड तीनों जो है दे आर पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट। दे आर ऑल पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट। देयर लाइन ऑफ एक्शंस आर कंकरेंट। समझ में आया क्या? लाइन ऑफ एक्शंस मतलब जिस लाइन में वो एक्ट कर रहे हैं, दे आर पासिंग थ्रू ए कॉमन पॉइंट। तो दिस इज द करेक्ट फिगर। क्या बात समझ में आया? तो समझाएगा। अभी घूमने घुमाने वाली बात कहाँ बताया? मोमेंट ऑफ ए फोर्स। सेकंड केस में लाइक आई कैन फील इट। देखो फर्स्ट केस में सोचो कि इसको यहाँ पर से बांधोगे, यहाँ पर नहीं बांधेंगे, यहाँ पर बांधेंगे, छोड़ेंगे तो रहेगा क्या? ये घूम के ऐसे आ जाएगा ही नहीं। रोटेट लाइक दिस। नहीं फील हो रहा? हाँ तो फिर घर में झुला के देखो। यहाँ पर कोई चीज को बांधेंगे, हाँ ये कोई एक स्फीयर है और इसको यहाँ पर बांध दिए हैं, क्या यहाँ पर बांधने से रहेगा ये? तो फिसल जाएगा, फिसल के ऐसे पोजीशन में आ जाएगा। वी आर नेगलेक्टिंग फ्रिक्शन। अभी तक हम फ्रिक्शन पढ़े नहीं है। स्मूथ सरफेस ऑफ कांटेक्ट, फ्रिक्शन है तो घूमेगा नहीं। समझ में आ रहा है? अच्छा, क्या ये समझ में आया कि अगर तीन फोर्स किसी बॉडी के ऊपर आ रहे हैं और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो तीनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होना चाहिए या फिर कंकरेंट होना जरूरी है। हमारे पास समय काफी बढ़िया। ये हम देखिए पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में 3 forces acting on a body keep it in equilibrium if they satisfy Lami's theorem। अभी हम देखेंगे Lami's theorem क्या है। Lami's theorem, अगर तीन फोर्स Lami's theorem सेटिस्फाई कर रहे हैं, they keep the body in equilibrium। जैसे हम कहेंगे कोई बॉडी है, इसको कोई फोर्स इधर खींच रहा है, कोई फोर्स इधर खींच रहा है, और कोई फोर्स कुछ इधर को खींच रहा है। ठीक है, और मान लो कि ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये एंगल
ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो लेमिस थ्योरम क्या कहता है? F1 बाई उसका अपोजिट में जो एंगल है साइन अल्फा। क्या बात समझ में आ रहा है? इसी को लेके सारा मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम लोग लेमिस थ्योरम को लेके। समझ में आ रहा है ना? F2 बाई साइन बीटा इक्वल टू F3 बाई साइन गामा। समझ में आया? क्योंकि हम यही मेथड यूज करके मैग्नीट्यूड सब वगैरह निकालेंगे। यू मस्ट रिमेम्बर सम वैल्यूज ऑफ साइन 120 कितना होता है, साइन 135 कितना होता है, वैल्यू याद रखने की जरूरत पड़ेगा। तो मैं आपको वैल्यू दे देता हूँ, नोट दे पूरा 180 तक मालूम है? हाँ, साइन 120 कितना होता है? √3/2। साइन 135 कितना होता है? 1/√2। नहीं, चिन्मय को याद नहीं है तो देते हैं, लिख देते हैं। कितना समय याद है? तो बताओ साइन 150 हाँ, तो मैं बताता हूँ थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू याद रखना है। थीटा हुआ 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 एंड 180। ये सारा वैल्यू के लिए हमें वैल्यूज लिखना है साइन थीटा का। कैसा है? 0, 1/2, 1/√2, √3/2 है ना? ये 1 और ये उल्टा करो, ये √3/2 था तो ये √3/2, ये 1/√2, ये 1/2, ये आया समझ में? हाँ, याद रखना आसान है। लेकिन कुछ लोग इसको तो याद रखते हैं लेकिन ऊपर वैल्यू क्या था वो भूल जाते हैं। अरे वो तो भूल गया। ये याद रखना पड़ेगा, जरूरत पड़ना। मैं आपको जाते जाते एक छोटा सा एग्जांपल देके चले जाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अप्रोच करते हैं। लेट मी डू दिस क्वेश्चन। सपोज हम लोग ये क्वेश्चन को अभी करेंगे। यहां पर हुआ यूं है, घुमा दे। क्या दिया है कि यहां पर हुआ यूं है कि एक बार है, ये दोनों बार से कोई एक थ्रेड ऐसे झूल रहा है और इस थ्रेड से एक रिंग लगा के कोई एक ब्लॉक झूल रहा है। ये 5 kg का ब्लॉक है। ये एंगल दिया हुआ है से समथिंग लाइक 30 डिग्री। ठीक है? तो अब ये थ्रेड में टेंशन है कि नहीं? है ना? फाइंड टेंशन इन थ्रेड। थ्रेड में क्या टेंशन है भैया? तो हाउ स्टार्ट? हड़बड़ा मत, लर्निंग शुड बी स्लो। यूज करते वक्त जोर से करना, जल्दी जल्दी। अभी पहले हम क्या करेंगे? वी स्टार्ट विथ 3 बॉडी डायग्राम ऑफ 5 kg। ठीक है? 5 kg का 3 बॉडी डायग्राम करेंगे। तो जो 5 kg मास है भैया, इस 5 kg मास के ऊपर क्या क्या फोर्स आ रही है? 5 kg मास ऐसा है, रिंग लगा है। अब इसको एक थ्रेड इधर को खींच रहा है, एक थ्रेड इधर को खींच रहा है। खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? ये थ्रेड भी खींच रहा है क्योंकि इसको काट देंगे तो इधर को आ जाएगा, इसको काट देंगे इधर आएगा, मतलब दोनों खींच रहे हैं। अच्छा, कौन सा थ्रेड में टेंशन ज्यादा है? हाँ, सी। और इसका अपना वेट भी तो है। 5 kg का वेट कितना होता है? 50 न्यूटन। 5G और 50 न्यूटन। बढ़िया। अच्छा, ये एंगल 30 डिग्री है। क्या ये 3 बॉडी डायग्राम कंप्लीट हुआ? नहीं, हमें 3 बॉडी डायग्राम कंप्लीट दिखाना पड़ेगा। तो ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है कि नहीं? Yes, sir. और अगर इसको मैं इधर बढ़ाऊं तो ये 30 डिग्री तो हुआ। ये बन गया 3 बॉडी डायग्राम। फर्स्ट क्या निकाला था? टेंशन निकालना था। टेंशन दोनों में बराबर है।
टेंशन दोनों में बराबर है, तो हमें अब क्या करना है? अभी आई गो फॉर, मेरा अपना लैंग्वेज है, आई कॉल इट पॉइंट डायग्राम। पॉइंट डायग्राम का मतलब हुआ कि ये जो तीनों फोर्स है, इसके ऊपर तीन फोर्स आ रहे हैं, देखो तीनों एक ही पॉइंट में मिच कर रहे, तो वो जो फोर्सेस को उसी पॉइंट में तीनों फोर्स को दिखाओ। कैसा कैसा फोर्स है, भूल जाओ बॉडी का शेप एंड साइज क्या था। एक टी ऐसे था, एक टी ऐसे था, और एक वेट ऐसे था, यही तो था तीन फोर्स, है कि नहीं? क्या आपको मालूम है कि एंगल कितना था? कितना? 120, और ये समझ में आया क्या? समझ में आया कि नहीं आया? अब इतना तक बन गया तो लेविस थ्योरम तो लगा सकते हैं। क्या कहेंगे? T बाई साइन इज इक्वल टू 50 बाई साइन, तो T कितना हो गया? 50। समझ में आ गया? तो हम कहेंगे T बाई लेविस थ्योरम, इतना करने के बाद लिखेंगे बाई लेविस थ्योरम T बाई साइन 120 इज इक्वल टू 50 बाई साइन 120। यही तीन फोर्स है जो बॉडी को रेस्ट में रख रहे हैं, इसका मतलब T हो गया 50 न्यूटन। समझ में आया? टेंशन इन द थ्रेड इज 50 न्यूटन। अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट देता हूँ, तुम्हारे पास समय है, कितना बजे जाओगे तुम लोग? आज तो उधर बंद होगा क्या 55? उधर ट्यूशन होता है क्या? नहीं होता हो? ठीक है, एक क्वेश्चन तो करके जाओ, या फिर करके लाओगे? करके लाओगे, आप करके लाओगे। नाउ यू ब्रिंग द आंसर्स। ये हुआ कोई एक स्फीयर, आपका प्यारा सा छोटा सा स्फीयर, और ये स्फीयर ऐसा है, और ये जो है ये ऐसा है। ये जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, पॉपुलर क्वेश्चन है हमारा, पूछा है ये पॉइंट का नाम है ए, ये पॉइंट का नाम है बी, और ये एंगल दिया है 60 डिग्री, और ये 10 kg का है। तो ए और बी में भी कुछ फोर्सेस इंटरेक्शन हो रहा होगा ना? और ए में भी ये कुछ फोर्स दे रहा होगा, वो उसको दे रहा होगा, बी में भी ये लेन देन हो रहा होगा दोनों के बीच में। पूछा है बताओ व्हाट आर द नॉर्मल रिएक्शंस एट ए एंड बी। क्वेश्चन समझ में आया? फाइंड द रिएक्शन फोर्सेस एट ए एंड बी। क्या दिया है? पहले कैसे करना है? पहले फ्री बॉडी डायग्राम, फिर पॉइंट डायग्राम, फिर काम बन जाएगा। फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्सेस एट ए एंड बी। देखो हम लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा कोशिश करोगे तो आप लोग कर लोगे। पहले करो फ्री बॉडी डायग्राम, पहले करो फ्री बॉडी डायग्राम, पहले करो फ्री बॉडी डायग्राम, पहले करो। क्या हुआ? हाँ, मजा आना चाहिए ना। हाँ हाँ बोल सकते हो, बोलो। सर मेरा ए पे जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वो √3 × g आ रहा है। √3 × g? जी नहीं सर, मैंने गलत किया। हाँ चलो सर √3 × 10g सर मास में डालना। √3 × 10g मतलब 100√3। यस 100√3 g को 10 लेते हैं। चलिए देखते हैं, क्या आप लोग ट्राई कर रहे हो? तो आई शुड वेट। ये जो होता है ना आजकल, सेल्फ स्टार्ट वाला नया नया आता है, आवाज के जब स्टार्ट करते किस आवाज करता है? सेल्फ स्टार्ट वाला स्कूटी देखो ना, उसका आवाज इसी आ रहा है, हंसता है तो सेल्फ स्टार्ट वाला स्कूटी है। जब तो जवान बनोगे स्कूटर बनोगे, स्कूटी कब तक जाओ? चलो 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 देखो, पहले करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में कितना तो फोर्स आ रहा है? 1 और ये 2 और ये तीसरा 3।
सर निकल गया। तीनों फोर्स का नाम देते हैं। ये F1 है, ये F2 है, ये 10G मतलब 100 न्यूटन। ये हो गया थ्री बॉडी डायग्राम। थ्री बॉडी डायग्राम। फिर क्या करेंगे? पॉइंट डायग्राम। पॉइंट डायग्राम में दिखाएंगे फोर्स F2। अच्छा ये टेढ़ा है, कितना टेढ़ा है ये एंगल? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दिया है 60 और ये जो फोर्स है वो ऐसा है, तो ये एंगल कितना है? 30। हाँ, तो ये हो गया F2 और ये हो गया F1 और ये हो गया F3। F3 कितना है भाई? F3 तो 100 है। सर 200। और कोई मुझे बताएगा व्हाट इज दिस पूरा एंगल? कितना एंगल है ये? कोई बोल गया 360। कौन है वो मान? 360। ये हो गया 120 और ये एंगल कितना है? 120। अरे कैसे 120 हुआ? ये 30 है ना, ये 30 है ना, तो फिर ये कितना हुआ? 60। 60 प्लस 90 इज 150। समझ में आया क्या? ये समझ में आना बहुत जरूरी था। ये एंगल होगा 150। क्या ये सबको समझ में आया? और ये एंगल एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है। हाँ, बाय लैमिस थ्योरम। ये लामी तो भगवान है। अगर नहीं होते तो सोचो, मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ा पाता। दूसरा मेथड है इनको छोड़ के, तो इनका फोटो डाउनलोड करके इंटरनेट से घर में लगाना। लैमिस थ्योरम क्या हो जाएगा बताओ? बताओ। F1 लैमिस है ये LMI, तो ये F1 बाई साइन कितना है? 120 इज इक्वल टू F2 बाई साइन 90 इज इक्वल टू 100 बाई साइन। समझ में आया क्या? और मैं आपको बता दूं कि साइन 120 होता है √3/2, साइन 150 होता है। कितना होता है 150? डालो वैल्यूज और F1 F2 का वैल्यू निकाल। F1 is 100√3। Yes, sir. F1 is 100√3 and F2 is 200। Yes, sir. पता चलेगा? देखा, कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसके ऊपर कितने तो फोर्स आ रहे हैं, कहां कहां पर आ रहे हैं, किस किस डायरेक्शन में आ रहे हैं, और हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है ना? कितना इंटरेस्टिंग। लेकिन इसका भी लिमिटेशन है, क्योंकि तुम लोग छोटा सी चीज पढ़ा रहे हैं। ये तो काम तुम्हारा चल जाएगा जब तक तीनों फोर्स, ओनली 3 फोर्स है। 4 हो गए तो लैमी क्या गएगा। दूसरा हुआ, अगर वो कॉन्करेंट नहीं है, सारे पैरेलल है, तो तभी फंसे। तो आपको एक लिमिटेड आइडिया दिया जा रहा है। कौन सा केस में आप कर सकते हो? जहां पर ज्यादा से ज्यादा 3 फोर्स है एंड कॉन्करेंट है। 4 है तो बताएंगे आगे, कॉन्करेंट नहीं है, पैरेलल है, तो उसके लिए भी बताएंगे आगे। ठीक है, वो सब हायर वर्जन है। तो क्या आपको समझ में आया? ये आसान वाला तरीका दिए तुम लोग, कोई भी केस में आप बता सकते हो, है ना? तो सॉल्विंग आपको क्या मिला थोड़ा लिख लें यहाँ पे, चिन्मय दत्ता बताएगा। F1 कितना है चिन्मय? F1 पे अबे देख के बता, F1 का वैल्यू कितना है? साइन 120 का वैल्यू कितना है? √3/2 और ये साइन 150 1/2 है ना? तो कितना हो गया? F1 इज 100√3 न्यूटन और F2 इज 200 न्यूटन। क्या आपको समझ में आया कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है और उसके ऊपर अगर 3 फोर्स आ रहे हैं और वो तीनों फोर्स कॉन्करेंट है, तो तीनों फोर्स निकालना आपको आता है कोई भी केस में? Yes, sir. समय खत्म हो गया आज हमारा। लेके तो कुछ जाना है घर में, क्या लेके जाओ? वाह। ये लेके जाओ। ये पेंडुलम यहाँ पे झूल रहा था। ये पेंडुलम है 5 kg का, झूल रहा था। आपने इसको खींचा, आपने इसको खींचा इधर को, क्या फोर्स में खींचा क्या मालूम? ये कितना एंगल हो गया यहाँ पर? 60 डिग्री हो गया। बताओ इस क्या? तो आप खींचे तो इधर 60 डिग्री हो गया। आप खींच के रखे हो F फोर्स लगा के, फाइंड F, ताकि ये यहाँ पे 60 डिग्री करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? पेंडुलम 5 kg का था, फाइंड
F Yes. for equilibrium. Fine. For equilibrium at position 2. ये पोजीशन 2 है, बॉडी हो जाएगा। खींचेंगे तभी, छोड़ देंगे तो सीधा ऐसे रहेगा, खींच के रखें तो ऐसे रहेगा। F कितना है बताओ फॉर इक्विलिब्रियम। और आज की सभा यहाँ पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।